Professor YP Singh is exception to this old saying. He is an exceptionally outstanding teacher and a good researcher also. He is presently running a consultancy firm, and he is doing a wonderful job with respect to providing consultancy on various issues. Basically, he is a person of, he's a scholar of finance. He has written many books on securities analysis and portfolio management, derivatives markets, etc. So he is with us. I, on behalf of this faculty and Kumaon University, welcome you, sir. I will not take much time because we have with us. मेरा उनसे एक पैक्ट हुआ है कि मेरे को अगर आप 40 मिनट बोलने का देंगे तो मैं 10 मिनट ही लूंगा, 30 मिनट मैं अपने दूंगा प्रोफेसर YP सिंह साहब. He will speak 30 minutes more because he would better convince you. He is a new face for you, but he is very intelligent. The way he teaches his students, I have seen him many occasions. So I welcome you all, particularly the speakers of today's workshop, Professor YP Singh Saab and Dr. Neeraj. I wish this workshop will clear your doubts on the topic which you are pursuing for your PhD program. With these words, thank you very much. Over to YP Singh Saab. Thank you. Good morning, everybody. Good afternoon. And it's my pleasure to be here. और प्रोफेसर कवि दयाल सर के बारे में मैं एक चीज कहूं कि जैसे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर, ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर ईदर फैकल्टी और टू बी फैकल्टी, क्योंकि आफ्टर द पीएचडी एक ही जॉब बचती है, टीचिंग का, मोस्ट ऑफ द टाइम. तो वी ऑल आर एट द सेम प्लेटफॉर्म. पहली चीज, हम अपने बच्चों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके अंदर खाली उनको कुछ ना आता हो कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज उनके अंदर हो, दैट इज द लर्निंग एटीट्यूड. तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, वी ऑल्सो शुड हैव ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज द लर्निंग एटीट्यूड. हम किसी भी एज पर हो, किसी भी डिजिग्नेशन पर हो, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर हो, लर्निंग एटीट्यूड इन टीचिंग प्रोफेशन इज ए ऑनगोइंग प्रोसेस. इट नेवर एंड्स टिल डेथ, कभी भी नहीं. अभी मैं कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूं, सर प्रोफेसर कवि दयाल सर, जो कि इस एज पर, इस स्टेज पर, इस डिजिग्नेशन पर चले गए हैं कि अब शायद उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो नई नई चीजें सीखने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं. मतलब वो शो करता है कि यू हैव जो टीचिंग ब्लड है, जो टीचिंग इंस्टिंक्ट है, वो आपके अंदर होना चाहिए. व्हाटसोएवर इज योर पोजीशन, व्हाटसोएवर इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये मेरा मानना है. और दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि एज ए फैकल्टी हमें अपने इनकम का एटलीस्ट 10% नहीं तो 5% मिनिमम अपने आप पर इन्वेस्ट करना चाहिए, या तो टीचिंग एड पर टू इम्प्रूव आवर इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस इन टीचिंग, या अपने आप को और इनरिच करने के लिए. तो मतलब कहने का मतलब अपने आप पर भी आप खर्च करिए, क्योंकि यही दुनिया में एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप जितना सेल्फिश हो जाएंगे उतना आपका भी भला होगा, बच्चों का भी भला होगा, समाज का भला होगा. बाकी के प्रोफेशंस में ये प्रिविलेज नहीं है. अगर आप पुलिस फोर्स में हैं तो ऑब्वियसली वहां पे आप ज्यादा आप इन्वॉल्व होंगे तो आपकी फैमिली लाइफ. यहाँ पर आप अपने आप को एनरिच करिए, अपने आप को आप स्ट्रेंथन करिए. ऑब्वियसली क्या होगा, वो सारी चीजें किसको पास ऑन होगी, बच्चों को. अल्टीमेटली वही ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है. कहने का मतलब ये है कि जो पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट है, देयर इज नो एजेंसी कॉस्ट, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट एट ऑल. तो सो इन्वेस्ट इन योरसेल्फ. तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट. तो इस this is me, Dr. YP Singh.
एक इस सेमिनार, इस वेबिनार का सिर्फ 2 पर्पस है। एक तो पर्पस, हम पहली बात तो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे कौन है? वी ऑल आर द फैकल्टीज, हम लोग फैकल्टी है, और या डीम्ड टू बी फैकल्टी, तो 2 पर्पस है इस वेबिनार का। वन इज टू इनकलकेट द रिसर्च एप्टीट्यूड इन पार्टिसिपेंट्स। द सेकेंड इज, मैं आपको टू डिमोन्स्ट्रेट कि ऑनलाइन क्लासेस आर एज इफेक्टिव एज फिजिकल क्लासरूम। जो आप मार्कर और व्हाइट बोर्ड से पढ़ाते हैं, द पीपुल हैव मिथ कि जो मार्कर और व्हाइट बोर्ड की क्लास होती है उसका कोई तोड़ नहीं। ये जो जूम पे क्लास हो रहे हैं, जो ऑनलाइन वेबिनार हो रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस लेने को कहा जाता है, दे आर नॉट एज इफेक्टिव एज दे आर। तो मैं इसको डिमोन्स्ट्रेट करूंगा, मैं इसको प्रूव करूंगा कि इट्स रॉन्ग। It can be as effective as it is. See, I'm writing, I'm not going to use any PPT. और पूरे सेशन में मैं जो भी बातें करूंगा वो सब अपने एक्सपीरियंस की बातें करूंगा। बुक क्या कहती है, व्हाट बुक सेज, उसकी क्या थ्योरी है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। तो होप हमारा ये सेशन इंटरेक्टिव भी होगा। एक रूल मैं बता दूं, अगर कहीं पे भी आपको कोई चीज पूछनी है या कहीं पर आपको, यू जस्ट रेज हैंड, इसमें रेज हैंड का भी ऑप्शन है, लर्न द टेक्नोलॉजी, या आप कोई मैसेज आप ड्रॉप करेंगे तो आई विल अनम्यूट यू, देन यू कैन आस्क। तो इज इट क्लियर? अच्छा, अब इस सेशन में मैं सिर्फ क्या क्या कवर करूंगा। नाउ सी, बहुत, चूंकि ये सेशन ऐसा नहीं है कि हम बहुत डीप में टेक्निकल हो जाए, तो वी विल लर्न ओनली द बेसिक्स ऑफ रिसर्च, एंड सेकेंडली हाइपोथेसिस के बारे में थोड़ा, बहुत सारा मिथ होता है। मैं देखता हूं ज्यादातर रिसर्च स्कॉलर्स, दोज हु आर परसुइंग पीएचडी और हैव जस्ट स्टार्टेड देयर पीएचडी, जैसे ही उनका आरडीसी से सिनॉप्सिस अप्रूव होता है, डे 1 पर, सर कौन सा टेस्ट लगाएंगे, टी टेस्ट लगाएंगे कि एफ टेस्ट लगाएंगे, काई स्क्वायर लगाएंगे, हाइपोथेसिस क्या होगा, दे स्टार्ट टॉकिंग। अभी उन्होंने रिसर्च के बारे में नहीं सोचा कि रिसर्च क्या है, उनका डेटा क्या है, उसकी क्या नहीं, उसके बारे में नहीं, पहले ही दिन से। तो दे हैव लॉट्स ऑफ मिथ अबाउट द हाइपोथेसिस। तो आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस मिथ ऑल्सो। सेकेंडली, हम थोड़ा सा बात करेंगे, सिंस वी वर्क ऑन एसपीएसएस एंड एमओएस, तो हम इन दोनों के थोड़ा स्ट्रेंथ की बात करेंगे कि इनकी पोटेंशियल क्या है। पहले जब मैनुअल होता था और आज जब कंप्यूटराइज हो गया है, तो कितना ड्रास्टिक चेंज आया है। आवर फोकस इज ओनली ऑन द रिसर्च, ओनली ऑन द प्रॉब्लम, नॉट ऑन द कैलकुलेशन पार्ट। दे आर सिंपली कैलकुलेटर फॉर अस। तीसरी चीज हम डिस्कस करेंगे, अक्सर हम देखते हैं इस चीज को, हम क्या करते हैं कि इस चीज को हम इग्नोर, इस चीज को हम प्रायोरिटी नहीं देते, जबकि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, तो इस पे हम फोकस करें। राइट, नाउ लेट अस स्टार्ट। चलिए, जब हम बात रिसर्च की करते हैं, since I am administrator also for this Zoom application, so I have to admit the new participants also. So please, आपको हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, and request is those who are just joining, unmute themselves, अगर मैं उनको unmute नहीं कर पा रहा हूँ तो। now research, the word research, जब भी कोई टॉपिक होता है तो we should start with why, what, when and how। मैं पहले चीज का जवाब देता हूं, why you need the research, हमें रिसर्च की जरूरत क्यों होती है, why we need the research। आप चाहे तो बीच में एक मैसेज भी कर सकते हैं, और ताकि उसका आप जवाब दे सके। Now see, why we need the research। एक चीज होती है, we need the research only when there is a knowledge gap। Please remember, knowledge gap। That is why research is required in each and every walk of life।
कोई ऐसी फील्ड ही नहीं, जहां जहां भी नॉलेज गैप होगा वहां वहां रिसर्च होगा। कहने का मतलब, इफ देयर इज नो नॉलेज गैप यू डू नॉट रिक्वायर्ड रिसर्च एट ऑल। पहली चीज तो पहला टेस्टिमोनियल होता है कि व्हाई वी नीड द रिसर्च, बिकॉज देयर इज अ लॉट्स ऑफ नॉलेज गैप। फॉर एग्जांपल, एक शहर में आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करना चाहते हैं, उस शहर के लोगों का ना तो आपको डेमोग्राफिक प्रोफाइल मालूम है, ना उनकी परचेजिंग पावर मालूम है, ना उनका टेस्ट मालूम, ना उनका प्रेफरेंसेस मालूम है। तो पहले आप वो पता करते हैं, देन यू लॉन्च योर प्रोडक्ट और सर्विस अकॉर्डिंगली। आप स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते। इमेजिन करिए कि आपको सब कुछ पता है, तो व्हाई आर यू वेस्टिंग द टाइम? आप चांद पर एक जो है उपग्रह भेजते हैं, एक सैटेलाइट भेजते हैं टू कलेक्ट द डेटा, टू एनालाइज द डेटा कि वहां पर क्या लाइफ पॉसिबल है, बिकॉज यू डोंट हैव नॉलेज। आप मार्स पे सैटेलाइट भेजते हैं, कोई भी फील्ड हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे सोशल साइंस हो, वट एवर इज फील्ड, यू जस्ट डू द रिसर्च। तो दैट्स व्हाई आप कोई भी काम करते हैं, छोटा मोटा असाइनमेंट है, छोटा मोटा प्रोजेक्ट है, यू डू ऑल दीज थिंग जस्ट बिकॉज देयर इज ए नॉलेज गैप। तो फर्स्ट, जब भी आप रिसर्च के बारे में सोचिए, जो भी आपका फील्ड हो, जिस भी फील्ड में आप करना चाहें, तो पहला चीज आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इज देयर सफिशिएंट नॉलेज गैप, और अगर वो नॉलेज गैप है, ओनली देन रिसर्च इज रिक्वायर्ड। दूसरी चीज आती है कि व्हाट इज रिसर्च। व्हाट इज रिसर्च? अब नाउ व्हाट इज रिसर्च में, अब रिसर्च होता क्या है कि जब हमारा नॉलेज गैप, हमारे पास सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो इट्स ए सिस्टमैटिक अप्रोच। एक हम सिस्टमैटिक अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। सिस्टमैटिक अप्रोच, और किस डायरेक्शन में होता है? पर्पसफुल इन्वेस्टिगेशन। पर्पसफुल इन्वेस्टिगेशन। पेंसिल मेरी वहां पड़ी हुई है। इट्स ए पर्पसफुल इन्वेस्टिगेशन, और ये पर्पसफुल इन्वेस्टिगेशन क्या है? यही आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अभी मैं सिंपली व्हाई, व्हाट, व्हेन, हाउ का जवाब दे रहा हूं। तो सेकेंड थिंग इज व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च इज सिंपली अ सिस्टमैटिक अप्रोच फॉर पर्पसफुल इन्वेस्टिगेशन। यही सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसके कारण हम बोलते हैं कि हमारा रिसर्च डिजाइन क्या होगा, हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए। रिसर्च मेथोडोलॉजी मीन्स हाउ टू कलेक्ट द डेटा, हाउ टू प्रोसेस द डेटा, दैट इज हाउ टू एनालाइज द डेटा। तो ये दूसरी चीज होती है। दूसरे, व्हेन, कब। मान लीजिए कि आपके पास सफिशिएंट नॉलेज गैप है, आपके पास व्हाट, ये भी पता है कि आपको कैसे करना है, आपने एक रिसर्च डिजाइन, एक मेथोडोलॉजी भी तय कर ली। क्वेश्चन उठता है कब करना चाहिए? व्हेन देयर इज ए सफिशिएंट स्कोप। उसकी अगर सफिशिएंट स्कोप या यूटिलिटी है, अगर इन केस इमेजिन करिए कि एक ऐसी रिसर्च आप करने जा रहे हैं जिसका कोई स्कोप ही नहीं है, जिसका कोई यूटिलिटी नहीं है, डू वी नीड टू डू द रिसर्च? उस रिसर्च को करने से फायदा क्या है? और ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि जब बात रिसर्च की आएगी, रिमेंबर इट, रिसर्च इज ऑलवेज ए कॉस्ट सेंटर। ये आपका एक्सपेंडिचर सेंटर है। और इसमें जब हम बात करते हैं तो टाइम, एनर्जी और मनी, लोग रिसर्च से भागते हैं। इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज रिसर्च से भागती हैं, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी से compete नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि वो रिसर्च नहीं कर पाती। द रीजन बीइंग कि रिसर्च हमेशा से एक कॉस्ट सेंटर रहा है, एक एक्सपेंडिचर सेंटर रहा है। यहाँ पर हमारा तीनों चीजें लगता है, टाइम, एनर्जी। इट्स नॉट अ रेवेन्यू सेंटर, इट्स नॉट अ प्रॉफिट सेंटर, initially it's a cost center, and that's why if there is sufficient scope, there is sufficient utility, only then research should be done. कोई मार्केटर है, वो आपसे रिसर्च क्यों कराएगा?
कोई सर्वेयर है, आपसे डेटा कलेक्ट करके एनालिसिस क्यों कराएगा, रिसर्च क्यों कराएगा, अगर उसका कोई स्कोप नहीं है? सपोज वो प्रोडक्ट, वो सर्विस या वो आइडिया ऑब्सोलीट हो चुका है, देन व्हाई वी आर कंडक्टिंग द रिसर्च? तो तीसरी चीज हमारे साथ क्या इंपॉर्टेंट है, व्हेन का मतलब देयर मस्ट बी सफिशिएंट स्कोप। तो जब भी आप कोई एरिया सोचें तो आपके पास नॉलेज गैप भी हो गया कि यस देयर इज अ नॉलेज गैप, इसके बारे में पता नहीं। दूसरा, आपने मेथोडोलॉजी भी एक फ्रेम कर लिया कि क्या होना चाहिए, कैसे हम डेटा कलेक्ट करेंगे, कैसे हम उसकी एनालिसिस करेंगे। बट तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप उसका स्कोप भी देख लीजिए, इधर देयर इज सफिशिएंट स्कोप फॉर दैट रिसर्च और नॉट, उसकी जो फाइंडिंग्स होगी, जो कंक्लूजन होगी, उसका कोई यूटिलिटी है भी या नहीं। If there is sufficient scope, only then you should go. अब चौथी चीज आती है हाउ। हाउ का सिंपली मतलब हो गया कि आपका मैकेनिज्म क्या है, रिसर्च मैकेनिज्म। और रिसर्च मैकेनिज्म ये पूरा प्रोसेस हो गया इसको। तो हम आज के डेट पे अभी हम क्या करेंगे, सिंपली इस सेशन में हम सारे इन बेसिक चीजों को एलोबरेट करेंगे विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी। और मैंने बताया कि इस सेशन का पहला ऑब्जेक्टिव है टू इनकलकेट द रिसर्च एप्टीट्यूड इन द माइंड ऑफ फैकल्टी आल्सो, ताकि वो कोई भी छोटा मोटा काम करें, चाहे बच्चों से आप कोई प्रोजेक्ट कराएं, असाइनमेंट कराएं, तो उसमें रिसर्च वाला पोर्शन होना चाहिए। काम कोई भी हो, रिसर्च सब में इन्वॉल्व होना चाहिए। एक जज है, वो बैठा है, वो जीरा बहस करा, बाद में अपना वो जजमेंट लिखता है, तो वो भी रिसर्च कर रहा होता है। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम होती है, किसी एक्सीडेंट के बाद इस्टेब्लिश किया तो वो भी रिसर्च करते हैं और अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं। एवरीवन इज डूइंग रिसर्च इन देयर ओन वे एंड देयरफॉर ये आपके ब्लड में होना चाहिए और ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आपके पास होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और है, सिंस ये हमारा फ्री अकाउंट है, तो यही जो आपका आईडी है, यही जो पासवर्ड है, यही आपका काम करेगा। तो जैसे ही लॉग आउट हो जाएगा, चूंकि हम लोगों को एडमिट होने में और सेशंस में काफी समय चला गया, तो आफ्टर 10 मिनट्स ये अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। तो आप वही मीटिंग आईडी, उसी पासवर्ड से आप तुरंत लॉग इन कर लेंगे दोबारा, ठीक है? तो इट विल रिमेन ओपन फॉर नेक्स्ट 40 मिनट्स। नाउ अब ये चारों चीजें हमारी कहां पे मदद करती है, इमेजिन करिए, ये चारों चीजें हमारी मदद करती है फ्रेमिंग ऑफ टॉपिक में, फ्रेमिंग ऑफ टॉपिक। और मैं आपको बताऊं, जब भी आप रिसर्च करें या कोई रिसर्च पेपर लिखें या अपने बच्चों से आप कोई असाइनमेंट करते हैं, इस पर आप खूब समय दीजिए, फ्रेमिंग ऑफ टॉपिक, फ्रेमिंग ऑफ टॉपिक पर। क्योंकि ये एक सेइंग है कि प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइंड मींस हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। अगर आपने प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन कर लिया है तो आपकी समझ लीजिए आधी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो प्लीज रिमेंबर, जो फ्रेमिंग ऑफ टॉपिक है वही आपका पूरा वो सेंटेंस ही, वो स्टेटमेंट ही पूरा आपका मॉडल रिफ्लेक्ट करना चाहिए। आप अंत को, एंड को पहले ही विजुलाइज करना शुरू कर दें। व्हाट इज द एंड? जो आप कंक्लूजन लाना चाहते हो वो आपके टॉपिक में ही रिफ्लेक्ट करने लगे। मतलब आपका टॉपिक पूरा फेस हो जाए, पूरा आपको पूरी सीन बता दे कि क्या होने वाला है, क्या होगा, अंत में क्या निकलेगा। द टॉपिक शुड बी लाइक दैट। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देखता हूं कि आप टॉपिक पे फोकस नहीं करते, और पीएचडी की सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये होती है कि एक बार आरडीसी से टॉपिक अप्रूव्ड हो गया तो फिर थ्रू आउट द रिसर्च वर्क यू कैन चेंज एवरीथिंग एक्सेप्ट द टॉपिक। आप कुछ नहीं कर सकते उस टॉपिक के साथ, क्योंकि आप चैप्टर प्लान को चेंज कर सकते हैं, आप मेथोडोलॉजी को चेंज कर सकते हैं, आप टूल्स एंड टेक्निक्स को चेंज कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट चेंज द टॉपिक वंस अप्रूव्ड बाय आरडीसी थ्रू आउट द रिसर्च वर्क। ये इसकी डिमेरिट है। अब इसका तोड़ क्या होगा, डैमेज कंट्रोल क्या होगा, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। कि चूंकि आपने टॉपिक फ्रेम कर लिया, टॉपिक से कुछ नहीं पता चल रहा है कि करना क्या है एक्चुअली। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देखता हूं, जैसे मैं आपको जरा कुछ दिखा रहा हूं, एक सेकेंड आप देखिए जरा। आई एम जस्ट शोइंग यू सम टॉपिक्स।
ये देखिए, ये आपके वो टॉपिक्स थे. आई हैव कलेक्टेड अ फ्यू टॉपिक्स फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स. सी, जैसे रोल ऑफ एनबीएफसी है, तो आर यू गोइंग टू डिलीवर ए लेक्चर और वर्कशॉप और सेशन ऑन दैट? आप देखिए ये टॉपिक क्या कहता है, व्हाट इज द रोल, आप इसमें करना क्या चाहते हैं एक्चुअली, क्या वो रिफ्लेक्ट कर रहा है. आप कोई भी चीज, आप देयर आर फ्यू टॉपिक्स जो क्लियरली डिफाइंड है, जैसे ए स्टडी ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस एंड कंजप्शन पैटर्न ऑफ ड्यूरेबल्स इन रूरल एरियाज ऑफ हुमायूं रीजन. दिस इज क्लियरली डिफाइंड. यहाँ पे कुछ हद तक काफी हद तक क्लियर है कि आप करना क्या चाहते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि ये पता ही नहीं चलता टॉपिक से कि आपको एक्चुअली करना क्या है, जबकि टॉपिक आपका बहुत ही क्लियरली डिफाइन होना चाहिए. वो आपका रिसर्च प्रॉब्लम होता है, वो आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है, वो आपका स्टेटमेंट होता है, तो इट मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड. और उस टॉपिक से ये रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए कि एक्चुअली आपको करना है. नाउ यू सी ऑल द टॉपिक्स, आपको इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आपको कैश टू कैशलेस इकोनॉमी, व्हाट यू आर गोइंग टू डू. रिमेंबर, आप जब कोई टॉपिक चूज करते हैं, यू आर नॉट गोइंग टू राइट ए बुक. आप कोई लेक्चर देने नहीं जा रहे, आप कोई सेमिनार अटेंड करने नहीं जा रहे, आप किसी टॉपिक पर बोलने के लिए नहीं जा रहे, यू आर गोइंग टू कंडक्ट द रिसर्च वहां पे. तो योर टॉपिक तो सब, अब रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट इज इट द टॉपिक. आई एम नॉट गोइंग, हो सकता है कुछ लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हो, बट देयर इज नो, कहीं पे भी क्लियर है इस टॉपिक को देख के कि एक्चुअली आप करना क्या चाहते हैं या करना क्या है. तो प्लीज रिमेंबर, आप ढेर सारा समय अपना टॉपिक पर दीजिए जब भी आप कोई टॉपिक करें. अब मान लीजिए कि आपका टॉपिक फाइनल हो गया, अब आपका क्या है, तो इसका डैमेज कंट्रोल कैसे हो. मैं आपको इसका डैमेज कंट्रोल बताता हूँ कि क्योंकि टॉपिक एक ऐसी चीज है जिसको आप चेंज कर नहीं सकते, वो अब आपकी अप्रूव हो चुकी है. तो आप कभी आपने, अगर आप वैसे तो यूनिवर्सिटी भी नहीं खोज पाएगी, कभी आप जिन लोगों की पीएचडी हो चुकी है वो अपनी पीएचडी थीसिस और सिनॉप्सिस को जरा साथ लेके बैठे, दोनों में कोई उनको लिंक नहीं मिलेगा, जमीन आसमान का फर्क. सिनॉप्सिस एक बार अप्रूव हो गई, उसके बाद वो कूड़े में चली गई. सिनॉप्सिस के जो भी रिसर्च डिजाइन है, जो भी उसके चैप्टर प्लान है, जो भी उसकी मेथोडोलॉजी है, वो कहीं भी आपको थीसिस में नहीं मिलेगी. रीजन बीइंग कि ड्यूरिंग द रिसर्च वर्क आप कंटिन्यूअसली एज पर सर्कमस्टेंसेस आप अपने आप को अपग्रेड और अपडेट करते हैं. आपके टूल्स एंड टेक्निक्स चेंज हो जाते हैं, आपकी मेथोडोलॉजी चेंज हो जाती है, आपका चैप्टर प्लान चेंज हो जाता है. तो कहने का मतलब, सिनॉप्सिस सिर्फ एक पर्पस के लिए होता है कि वो आपको टॉपिक बता दिया उसने कि ये आपका टॉपिक है और वो फिक्स हो गया पीएचडी, वो नहीं चेंज हो सकता. तो अब इस चीज को हटाने का तरीका क्या है. तो आपके पास एक सबसे बड़ा डैमेज कंट्रोल के लिए एक सबसे बड़ा एक टूल है जिसको बोलते हैं लिमिटेशंस. आप जैसे, चूंकि टॉपिक अप्रूव हो गया, आप ऑब्जेक्टिव्स को जब फ्रेम कर रहे हैं तो उसमें आप उसको टू द पॉइंट कंक्लूसिव बनाइए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको रिसर्च करना है तो कंक्लूजन स्टेज तक जाना है. तो यू हैव टू मेक एवरीथिंग कंक्लूसिव, और कंक्लूसिव होने के लिए आप जो भी ऑब्जेक्टिव फ्रेम करेंगे, अब आप सारा अपना क्या करना है, आपको कैसे करना है, अब वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, ऑब्जेक्टिव्स पर. तो जो आपके सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं वहां पर ये सब चीजें रिफ्लेक्ट होगी. और इस ऑब्जेक्टिव में ऐसी कोई भी, जितनी भी चीजें आप ला रहे हैं, क्योंकि आपका टॉपिक एक ब्रॉड स्टेटमेंट हो गया, एक अनडिफाइंड स्टेटमेंट हो गया, एक उसका कोई एक कंक्लूसिव वो स्टेटमेंट नहीं दे रहा. तो आप जब ऑब्जेक्टिव फ्रेम कर रहे हैं तो आप ऑब्जेक्टिव को अपने हिसाब से आप मोल्ड करिए कि कैसे आपको डेटा कलेक्ट करना है, कैसे एनालिसिस करनी, आपको चाहिए क्या, अल्टीमेटली आपका डेस्टिनेशन क्या है, और जो भी आपको उसमें चीजें आ रही हैं उसको आप लिमिटेशंस में लिस्ट कर दीजिए. So the damage control part is what? Put all those changes or all those things which you want to do, जिसको आप बहुत नैरो, बहुत प्रिसाइज होके, माइक्रो स्टडीज टेकन एज द बेस्ट स्टेज, उसको आप लिमिटेशंस में आप लिस्टेड कर दीजिए.
तो डैमेज कंट्रोल का सबसे बड़ा आपके पास जो अगर आपका टॉपिक अप्रूव हो चुका है, आप जो चीज कुछ क्लियर नहीं करना क्या चाहते हैं, तो आप लिमिटेशंस में उसको आप 1 2 3 4 करके सबको लिस्ट कर दीजिए। योर स्टडी, जैसे आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर लिया, अब बताइए ऑटोमोबाइल सेक्टर, कैन एनीवन स्टडी फॉर ऑटोमोबाइल सेक्टर? देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सेगमेंट्स इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर। Now what you do, आप उसमें limitations में ऐड कर दिए, your research work, your study is limited to the 4-wheeler या मिडिल सेगमेंट या लो सेगमेंट व्हीकल्स ओनली, या 2-wheeler सेगमेंट ओनली, या हैवी व्हीकल सेगमेंट ओनली। तो इस तरह से आप अपने रिसर्च को आप रिफाइंड करेंगे, टॉपिक को रिफाइंड करेंगे, क्योंकि जो एक गलती हो चुकी टॉपिक के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो आप क्या करें, आप ऑब्जेक्टिव्स में चीजों को फ्रेम करें, और जो कुछ भी आपको एक केस स्टडी करनी है तो आप उसको लिमिटेशंस में आप मेंशन करें। तो लिमिटेशन इज द डैमेज कंट्रोल पार्ट, ताकि आपको एक कंक्लूसिव आइडिया लग जाए कि एक्चुअली आपको करना क्या है। मेरे पास बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं, तो वो जब टॉपिक बताते हैं तो मैंने कहा इसे पता कैसे चलता है आपको, जैसे रोल आपने कहा, रोल ऑफ व्हाट इज द पैरामीटर, नाउ आप उसमें डिफाइन कर दें लिमिटेशंस में, योर रिसर्च वर्क हैज कवर्ड दिस एस्पेक्ट ऑफ रोल ऑफ एनबीएफसीज ओनली, और उसको आप लिस्ट कर दिए उन पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स हो, बेस हो, सेगमेंट हो, एरिया हो, उनको आप लिमिटेशंस में मेंशन, बिकॉज जब तक आप चीजों को क्वांटिफाई नहीं करेंगे, जब तक आप चीजों को नैरो डाउन नहीं करेंगे, माइक्रो स्टडीज टेकन एज द बेस्ट स्टडी, तब तक आप डेटा नहीं कलेक्ट कर सकते। आप फिर जब डेटा नहीं कलेक्ट होगा तो एनालिसिस नहीं होगी, फिर रिसर्च नहीं होगी। तो रिसर्च के लिए बहुत जरूरी है कि यू क्वांटिफाई द, ठीक है। अभी ये लॉग आउट हो जाएगा, तो प्लीज सॉरी कम टू, तो फ्रेमिंग ऑफ टॉपिक इज इम्पोर्टेंट। तो रिसर्च में जब हम बात व्हाई, व्हाट, व्हेन, हाउ की करेंगे, तो इस चारों चीजों के बात करने का पर्पस इज द फ्रेमिंग ऑफ टॉपिक। और वो टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि टॉपिक पढ़ के ही समझ में आ जाए कि एक्चुअली आपको करना क्या है एंड व्हाट इज योर डेस्टिनेशन। वो डेस्टिनेशन रिसर्च में कहा जाता है स्टार्ट फ्रॉम एंड, अंत को आप विजुलाइज अगर नहीं कर पा रहे, यू कैन नॉट कंप्लीट योर रिसर्च वर्क। तो स्टार्ट विजुलाइजिंग योर एंड, कि आपको जाना कहां तक है, व्हाट इज द डेस्टिनेशन पॉइंट। और देन हम आते हैं जरा उस सिस्टमैटिक अप्रोच की जो मैंने बात, तो सिस्टमैटिक अप्रोच कि जब हम बात करते हैं तो सिंपली पहले हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट शुड बी द रिसर्च मेथोडोलॉजी। एंड वर्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी का सीधा मतलब होता है मेथोडोलॉजी टू कलेक्ट द डेटा, टू कलेक्ट एंड प्रोसेस द डेटा एंड एनालाइज द डेटा। और ये रिसर्च मेथोडोलॉजी किस पे डिपेंड करती है कि आपका रिसर्च डिजाइन क्या है। तो जरा मैं इस कंसेप्ट को भी क्लियर कर दूं। रिसर्च डिजाइन इज ए फ्रेमवर्क फॉर द रिसर्च मेथोडोलॉजी। हम जब बात करते हैं रिसर्च डिजाइन की, तो एक बार मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। आपके पास क्या रिसर्च डिजाइन होता है, एक तो होता है कैजुअल, उसके बाद एक्सप्लोरेटरी, और जो तीसरी रिसर्च डिजाइन होती है वो आपके पास होती है डिस्क्रिप्टिव। जरा इन तीनों को आप बहुत तेजी से मैं समझाने की कोशिश करूं। कैजुअल जैसे रिसर्च डिजाइन, आप देखते हैं कि शॉपिंग मॉल है, तो शॉपिंग मॉल में देयर आर सीसीटीवी कैमरेज लगे होते हैं। उस सीसीटीवी कैमरे में जो सिक्योरिटी इंचार्ज है कंट्रोल रूम में बैठा, वो सीसीटीवी को कैमरे को देखता रहता है, और वो कैजुअली वो सारा डेटा कैप्चर करना रहता है, लोगों की मूवमेंट का। अगर उसको कहीं पे भी लगता है कि कोई सस्पिशियस चीज है, सस्पिशियस मूवमेंट है, तो तुरंत अपने सिक्योरिटी गार्ड वगैरह को अलर्ट कर देता है। ऐसे ही जब 26 जनवरी या 15 अगस्त की परेड होती है, देखिए पुलिस कंट्रोल रूम में तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, तो दे आर आल्सो कैप्चरिंग द डेटा। डेटा को कैप्चर करके, उसको प्रोसेस करके, उसको एनालाइज करके, और उसको वो फॉरवर्ड करते रहते हैं अपने जो पिकअप टीम को। तो ये आपका कैजुअल हुआ है।
दे आर आल्सो कलेक्टिंग द डेटा, उनकी मेथोडोलॉजी अलग होगी, इसकी रिसर्च मेथोडोलॉजी अलग होगी। तो जो आपका कैजुअल रिसर्च डिजाइन है, इसकी रिसर्च मेथोडोलॉजी डिफरेंट होगी, क्योंकि रिसर्च डिजाइन ही तय करता है कि हमारी मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए। रिसर्च मेथोडोलॉजी मतलब हम कैसे डेटा कलेक्ट करेंगे और कैसे उसकी एनालिसिस करेंगे। जैसे अगर कैजुअल रिसर्च डिजाइन है, जैसे मैंने सीसीटीवी कैमरे का एग्जांपल लिया, तो वहां पे डेटा रिस्पोंडेंट को पता ही नहीं होता है, पब्लिक को पता ही नहीं होता कि उनका डेटा कैप्चर हो रहा है, बट दे आर कैप्चरिंग द डेटा। और फिर उसके बाद वो उस डेटा को कैप्चर करके फिर एक्सप्लोरेटरी, जरा आप एक्सप्लोरेटरी को समझिए। जैसे मान लीजिए एक जगह कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे लैंडस्लाइडिंग हो गई या ओवर ब्रिज था, गिर गया, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक एसआईटी बनाती है। एसआईटी क्या हो गया, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम हो गई, और टीम से कहा जाता है कि आप 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 1 महीने में, 6 महीने में अपनी रिपोर्ट दीजिए। व्हाट दे डू, वो ऑन द स्पॉट जाएंगे, जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है उनसे बातचीत करेंगे, उनका इंटरव्यू करेंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे, तो दे विल एक्सप्लोर कि व्हाट इज द पॉसिबल रीजन। तो वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोरेटरी फॉर्म है, वो डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं और फिर अपना वो कंपाइल करके देन दे सबमिट द रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट या रिपोर्टिंग एजेंसी जो भी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सप्लोरेटरी, तो इसका डेटा आरएम अलग होगा। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नाम से क्लियर है, डिटेल्ड रिसर्च, यहाँ पे सब कुछ बड़ा वेल ऑर्गेनाइज, प्री डिफाइंड, प्री स्ट्रक्चर्ड होता है। एंड एक चीज और मतलब, पीएचडी जो है 100% डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन होता है। जब आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं तब आप थोड़े समय के लिए कह सकते हैं कि यू आर इन द एक्सप्लोरेटरी स्टेज। इसीलिए जब आप लिखते हैं इंट्रोडक्शन में या ऑब्जेक्टिव में, तो लिखते हैं कि आफ्टर द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इट हैज बीन डिसाइडेड टू गो फॉर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। फिर आप सारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का प्लान बताएं। तो पीएचडी इज 100% डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इट कैन नॉट बी अ कैजुअल रिसर्च और एक्सप्लोरेटरी। ठीक, तो यही रिसर्च डिजाइन जो होती है ये तय करती है कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या हो। एंड वर्ड मेथोडोलॉजी आई टोल्ड यू इज प्रोसेस टू कलेक्ट एंड एनालाइज द डेटा, कैसे आप इसको कलेक्ट करेंगे। अब जरा इस पे जरा आप ध्यान दे दीजिए। आपके पास टॉपिक होता है, टॉपिक क्या हो गया, आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हो गया, इट्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, या यही आपको बोलते हैं रिसर्च प्रॉब्लम। अब आप नाम से देखिए, रिसर्च प्रॉब्लम बोलते हैं या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, तो आपका ये टॉपिक क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि नहीं। आप पूरे सब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं, आप चैप्टर का नाम लिख देते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग लिख देते हैं, आपका टॉपिक है, या आपने एनबीएफसी टॉपिक लिख दिया। इज इट द टॉपिक? नो, इट शुड बी अ क्लियरली डिफाइंड स्टेटमेंट, दैट इज द टॉपिक। फिर बेस्ड ऑन दिस टॉपिक आप क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं। आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं। अब इस लिटरेचर रिव्यू को क्यों करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम 80% लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो लिटरेचर रिव्यू करते क्यों है। जैसे ही उनका टॉपिक पे डिस्कशन शुरू हुआ, टॉपिक फाइनल हुआ, वो जाते हैं, उनको ढेर सारी किताबों के नाम दे दिए जाते हैं कि आप जाके इसको पढ़िए। फिर जाते हैं तो उनको ढेर सारे रिसर्च पेपर दे देते हैं प्रोफेसर कि इनको जाके आप इनको पढ़िए। फिर और सारी चीजें दे दी जाती है कि आप इनको स्टडी करिए विदाउट एनी पर्पस। लेकिन वहां डिफाइन, इसका क्या पर्पस होता है लिटरेचर रिव्यू को मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उसके बाद जैसे ही आपका लिटरेचर रिव्यू आपका फाइनल हुआ, तुरंत आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम किए और अपना आरएम फ्रेम कर दिया, रिसर्च मेथोडोलॉजी। और जैसे ही रिसर्च मेथोडोलॉजी फ्रेम हुआ, आपने तुरंत सर्वे पर चले गए। सैंपल सर्वे पर चले गए। और अगर आपका सेकेंडरी डेटा है तो आपने सेकेंडरी का कलेक्शन कर लिया। कल मैं देख रहा था काफी ढेर सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो सेकेंडरी डेटाबेस है। नो मैटर, मेथोडोलॉजी सब जगह होती है। जब आपका सैंपल सर्वे होगा तो उसी के बाद फिर डेटा एनालिसिस की बात आएगी।
और फिर आपकी की फाइंडिंग्स और कंक्लूजन वगैरह आएंगे। एंड कंक्लूजन। तो दिस इज व्हाट द प्रोसेस। अब किस किस स्टेज पर आपको क्यों जरूरत पड़ती है, इसमें आने के पहले जरा एक चीज हम देख लें। नाउ योर मेथोडोलॉजी डिफाइंस व्हाट शुड बी द मेथोडोलॉजी टू कलेक्ट एंड एनालाइज द डेटा। और ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो फ्रेमवर्क है वो क्या है, रिसर्च डिजाइन है। मतलब पहले आप तय करिए कि आपका रिसर्च डिजाइन क्या है, कैजुअल है, एक्सप्लोरेटरी है और डिस्क्रिप्टिव। देन यू गो फॉर द फ्रेमिंग ऑफ द रिसर्च मेथोडोलॉजी। और चूंकि हम बात पीएचडी स्कॉलर्स की कर रहे हैं, आप ज्यादातर लोग फैकल्टी है, तो वी आर मोर एक्सपोज टू द पीएचडी, तो इसलिए हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात कर रहे हैं। और जब बात डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की आएगी तो ऑफ कोर्स ये सारे स्टेजेस आएंगे। इससे पहले इसको थोड़ा एलोबरेट करने से पहले मैं एक चीज और जरा आपसे रिसर्च मैकेनिज्म की बात करूं। आप चीजों को बहुत टिपिकल है, ये रिसर्च मैकेनिज्म, रिसर्च यही आपके पूरे थीसिस की, पूरे रिसर्च की आत्मा होती है, यही उसका कोर इसेंस है। The people waste time in introduction, background, history, structure, regulatory and all that. No, this is your crux. This is your purpose of doing the research. और जब हम मैकेनिज्म की करते हैं तो कितना सिंपल स्टेज है, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन, बहुत सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। डेटा कलेक्शन कोई भी हो, प्राइमरी सोर्स होगा या सेकेंडरी सोर्स होगा, और कोई सोर्स तो है नहीं। तो यू कलेक्ट व्हाट सो एवर इज देयर, चाहे आप मार्स पे, मून पे सैटेलाइट भेज रहे हो, चाहे आप किसी जगह का आप सर्वे कर रहे हो, चाहे आप किसी एक्सीडेंट का आप सर्वे कर रहे हो, उस पर आप रिसर्च कर रहे हो, चाहे आप किसी चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, चाहे आप वैक्सीन डेवलप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके यही 3 मेन स्टेजेस हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। और इसके अलावा चौथा कोई स्टेज नहीं। इन्हीं को एक एक करके आप जरा क्लियरली समझ। जब हम बात डेटा कलेक्शन की करते हैं तो आपके पास एज यू नो 2 ही सोर्स होते हैं, वन इज द प्राइमरी सोर्स, वन इज सेकेंडरी सोर्स। इसको थोड़ा बाद में इलोबरेट करेंगे, पहले जरा हम आ जाते हैं डेटा एनालिसिस पर। और इसको बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। डेटा एनालिसिस के लिए हम ढेर सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, एसपीएसएस है, एमोस है, ईव्यूज है, स्ट्रेटा है, आर स्क्वायर है, तो पता नहीं क्या क्या सॉफ्टवेयर है। फिलहाल मैं सिर्फ इन्हीं दोनों से काम चलाता हूँ। Now, जब ये सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं पैकेजेस, यहाँ पे बहुत सारे मिथ भी होते हैं, वो भी मैं दूर करना चाहूंगा। उसके बाद ये सारे पैकेजेस क्या करते हैं, बहुत सारे टेबल्स जनरेट करते हैं या ग्राफ जनरेट करेंगे, बहुत सारे टेबल्स, ग्राफ, रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे, या ढेर सारे मॉडल्स जनरेट करेंगे। तो सॉफ्टवेयर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और आप उसको हेल्प पढ़ के उसका आप ऑपरेशन सीख सकते हैं। इट्स नॉट ए बिग डील। जो ये टेबल्स, ग्राफ, रिपोर्ट, मॉडल ये सब जनरेट करते हैं, इसको इंटरप्रेट करना ये सबसे बड़ा चैलेंज है, यही बिग चैलेंज है। तो सारा आपका जितने भी एनालिस्ट, जितनी भी स्टडी है, जितना भी नॉलेज है, वो यहां पे जाना चाहिए। इसको आप ऐसे समझिए जैसे कुंडली के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, आप अपने डेट ऑफ बर्थ, प्लेस वगैरह सब डाल दीजिए, वो ढेर सारे चक्र बना के दे देगा आपको, लगन चक्र, ये चक्र, पता नहीं कितने चक्र होते हैं। अब आप उसको इंटरप्रेट करिए, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं उसको। जो जितना बड़ा पंडित होता है उतना ही बड़ा इंटरप्रिटेशन करेगा, उतना ही अच्छे से इंटरप्रिटेशन करेगा।
सारी फाइन लाइंस यहीं पर होती है। मैं इस पे थोड़ा सा आपका बहुत क्लियर, मेरा पर्पज ये है कि आपके अंदर जो बेसिक कंसेप्ट है वो तो इनकलकेट हो, रिसर्च एप्टीट्यूड इनकलकेट हो, प्लस जो टूल्स टेक्निक्स जो आप यूज कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज कर रहे हैं, उसको आप कैसे, उनके जो टेबल्स वगैरह है उसके इंटरप्रिटेशन पे आप ज्यादा फोकस करें। तो अब जैसे ये मान लीजिए ये SPSS ने जनरेट किया टेबल, अब देखिए इसमें ये सारी टेबल निकल के, अब टेस्ट कौन सा करना है, कब करना है, वो बात की बात है। अभी खाली मैं उस ये जैसे मैंने आपको बताया कि टेबल में जो इंटरप्रिटेशन होता है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसे ये काई स्क्वायर टेस्ट ज्यादातर लोग लगाते हैं, तो अब इसमें ये जो टेबल्स है, अब इसमें कैसे इसका इंटरप्रिटेशन हो, ऐसे ही मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंट, जैसे सैंपल टी टेस्ट लगाया, तो उसमें ये जो ग्रुप इस टेबल का क्या यूज है, मीन निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, कैसे उसका साइन निकलता है, देन आपका जो ये सिग्निफिकेंट मान लीजिए ये पॉइंट, इसको कैसे इंटरप्रेट करें। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो आपने मान लीजिए फॉरवर्ड रिग्रेशन मॉडल लगाया, तो उसमें डिफरेंट टेबल्स जनरेट होते हैं, एक मॉडल समरी के, नोवा के, तो इसको कैसे इंटरप्रेट करें, हर टेबल का अपना मतलब है। तो क्लियर इंटरप्रिटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन फिर आपने बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल लगाया, तो देन आप इसमें कैसे इसको इंटरप्रेट करें, इसमें हर टेबल का क्या मतलब है। तो आप एरिमा मॉडल फोरकास्ट इंटरप्रेट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एज ए रिसर्चर योर फोकस शुड बी ऑन द करेक्ट इंटरप्रिटेशन, क्योंकि यही सही होगा तभी हमारी की फाइंडिंग्स होगी, एंड ओनली देन देयर विल बी कंक्लूजन, एंड इसी कंक्लूजन को फिर हम यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज। यही हमारा नॉलेज है। जिसको आप यूज करेंगे फॉर डिसीजन मेकिंग हो, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, उसको आप यूज करेंगे। अब तो मैंने आपको बताया कि आपका जो टॉपिक है ये आपका अप्रूव हो गया, दैट इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, दैट इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आपने लिटरेचर रिव्यू किया। आप लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं, व्हाई डू गो फॉर द लिटरेचर रिव्यू? यही से आपका एजम्पशंस ड्रॉ होता है, यू ड्रॉ द हाइपोथेसिस। तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस यही पर आपका आता है। और मजे की बात यह है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या 100% मैंने देखा, 90% मैंने देखा है कि लोग लिटरेचर रिव्यू इसलिए करते हैं क्योंकि उनके सुपरवाइजर ने बोला है, उन्होंने ढेर सारी किताबें बता दी है, ढेर सारे आर्टिकल्स दे दिए, ढेर सारी वेबसाइट्स बता दी है, कहते हैं आप लिटरेचर रिव्यू। और ये आपका इन्फरेंशियल एनालिसिस होता है, इन्फरेंशियल। एक स्टेज तो ये होती है, वाई यू डू, क्योंकि जब आप लिटरेचर का रिव्यू कर रहे होते हैं तब आपको पूरी पॉपुलेशन, जो आपका एरिया, जो सब्जेक्ट है, उस पॉपुलेशन को लेके आपके अंदर तमाम एजम्पशंस आते हैं, तमाम इंट्यूशंस आते हैं, एंड यू फॉर्मुलेट सर्टेन एजम्पशंस। आप उस पॉपुलेशन, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी डिस्ट्रिक्ट का, आपने मान लीजिए देहरादून का आपने स्टडी कर रहे हैं, आप लिटरेचर भी कर रहे हैं, तो आपको लगा कि देहरादून के यंगस्टर्स की लाइफ स्टाइल बहुत ही प्रोग्रेसिव है, फॉरवर्ड है, बहुत ही मॉडर्न है, तो अब आपने उसको एजम्पशन किया कि देयर लाइफ स्टाइल इज वेरी गुड। तो अब वहां पर आप ढेर सारे हाइप, या उनकी एवरेज एज जो है 24 से 30 के बीच में है मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स। तो ये लिटरेचर रिव्यू का एक पर्पस होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, एंड देन यू फॉर्मुलेट सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। जब आप जब रिसर्च मेथोडोलॉजी करते हैं, आई टोल्ड यू रिसर्च मेथोडोलॉजी में ही आपका पार्ट आएगा डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन पार्ट है। और जब डेटा कलेक्शन पार्ट आएगा तो ऑब्वियसली आपके पास, मैंने बताया कि दो ही सोर्स हैं, एक प्राइमरी, और अगर प्राइमरी है तो यहीं पर आप सैंपल डिजाइन करते हैं, इसी को आप सैंपलिंग प्लान बोलते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं,
टू ड्रॉ ए सैंपल, ताकि आप एक सैंपल ड्रॉ करें, टू ड्रॉ सैंपल जिसका आप सैंपल सर्वे करते हैं, जहां से जिनको आप सर्वे करके डेटा कलेक्ट करते हैं। मतलब ये आपकी पॉपुलेशन होती है और इसका एक पार्ट होता है सैंपल। अब यहीं पर आपको जरा ध्यान देने की जरूरत है। दिस सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव इन नेचर। कहने का मतलब दिस सैंपल मस्ट रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन। ये सैंपल सैंपलिंग मेथड का ये सबसे पहला एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। अब जरा आप रीजन समझिए, आप पूरे पॉपुलेशन का सर्वे कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंट है टाइम, एनर्जी, मनी। आई टोल्ड यू रिसर्च इज ए कॉस्ट सेंटर, एक्सपेंडिचर सेंटर। You cannot go for the survey of the data collection for the whole population because of constant of time, energy and money. That's why you adopt the sampling method. इसीलिए आप sampling method को adopt करते हैं। sampling method adopt करते हैं to draw the sample, but sample must be representative. ये क्या होना चाहिए? एक representative sample होना चाहिए। sample must be representative. representative must be representative. अब यहीं पे क्वेश्चन उठता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अब कैसे ये हम पता लगाएं कि सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होगा नहीं होगा, क्योंकि अगर सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो सब कुछ बायस्ड होगा। डेटा कलेक्शन भी बायस्ड हो, डेटा भी बायस्ड होगा, एंड डेटा अगर बायस्ड है तो एनालिसिस भी बायस्ड होगी, सब कुछ। क्योंकि आगे की स्टेजेस है, बाकी चीजें आगे की स्टेज है, तो अगर इसी स्टेज पर गड़बड़ हो गई तो आगे भी गड़बड़। नाउ सैंपल मस्ट, अब जैसे एक क्लास में 200 बच्चे हैं, एक टीचर है 10 बच्चों का सैंपल बनाता है। सैंपल के पीछे पर्पस क्या है? मान लीजिए उस क्लास की टीचिंग एक्सपीरियंस का ओपिनियन लेना है कि कैसे टीचिंग होती है। तो एक टीचर है, उसने 10 बच्चों का सैंपल बनाया, तो उन 10 बच्चों, पर्पस ये है कि उन 10 बच्चों का जो भी ओपिनियन होगा दैट विल बी डीम्ड टू बी द ओपिनियन ऑफ द इंटायर क्लास। अब मान लीजिए वो जो आपने 10 बच्चों का सैंपल बनाया वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उसमें ऐसे बच्चे आपने ले लिए जो कभी आते ही नहीं क्लास में, या जिनका पढ़ने मन ही नहीं लगता। इज इट द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल? अगर ऐसा और रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, अब उनकी ओपिनियन को आप पूरे क्लास की ओपिनियन बना रहे हैं, कितना रॉन्ग है, कितना बायस्ड है। अब आप देखिए, और इसमें कोई रूल नहीं होता। ऐसे देखिए आप, इंडियन इकोनॉमी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 30 कंपनीज के शेयर्स का सैंपल बनाता है, जिसको आप सेंसेक्स बोलते हैं, और उनके जो मार्केट एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसी को वो सेंसेक्स बोलता है। एंड दैट sample size of 30 shares from different sectors of economy are the true representative of the whole economy. क्योंकि जब भी सेंसेक्स होता है पूरी इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है, और ये सन 80 से चला आ रहा है कि सेंसेक्स में 30 ही शेयर का सैंपल होता है, लेकिन वो इतना फुल प्रूफ है कि वो आज भी पूरी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उसी इंडियन इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करने के लिए 50 शेयर का सैंपल बनाता है, जिसको आप निफ्टी बोलते हैं। दैट अगेन रिफ्लेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द होल इकोनॉमी। ऐसे ही एक टीचर 10 बच्चों का सैंपल बनाता है, एक टीचर है 20 बच्चों का सैंपल बनाता है। तो कहने का मतलब सैंपल का एक रिक्वायरमेंट है, द एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव इन नेचर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम कैसे जाने कि वो सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है नहीं? तो मैं आपको बता दूं, आज तक दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई ऐसी मेथड ही नहीं बना है कि जिससे आप कह सके फुल प्रूफ हो के कि दिस सैंपल, जो आपने जिस सैंपल का आप सर्वे करने जा रहे हैं, दैट सैंपल इज ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। इस पे अभी बहुत सारी बहस चल रही है। कभी मैं पी वैल्यू पे बात करूंगा, तो पी वैल्यू का आइडिया इसी के पीछे था, रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द सैंपल। लेकिन अब आपके हाथ में होता क्या है? जैसे कहते हैं फ्यूचर तो आपके हाथ में है नहीं, तो प्रेजेंट में आप कर क्या सकते हैं मैक्सिमम, कि आप अपनी प्लानिंग को फुल प्रूफ करिए। तो इसीलिए सारा फोकस आपका कहां जाना चाहिए? सैंपलिंग प्लान या सैंपल डिजाइन, क्योंकि यही चीज है जो आपके कंट्रोल में है। You cannot control the outcome that whatever sample you have chosen is representative. क्योंकि किसी भी रिसर्च का, प्राइमरी डेटा कलेक्शन का, सैंपल सर्वे का फर्स्ट एंड foremost condition is whatever sample you are choosing for the purpose of data collection for the survey, it must be representative in nature. And still there is no tool, there is no methodology
देयर इज नो फार्मूला टू से कि ये सैंपल आपका रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है। तो अब आपके हाथ में है क्या? प्लानिंग, क्योंकि आप आउटकम जैसे कहते हैं कि रिजल्ट की आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन प्लानिंग तो आपके कंट्रोल में है। तो इसीलिए कहते हैं कि सारा फोकस आप कहाँ करिए? सैंपलिंग प्लान। और जब हम बात करते हैं सैंपलिंग, और क्योंकि यहाँ पर भी फोकस होना बहुत है, अक्सर जब टीवी में डिबेट आता है कि इस इतने % लोगों ने कहा ये है, तो वहां पे कई इंटेलिजेंट बैठ के उस पर क्वेश्चन उठाते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी कि पता ही नहीं है कि इन्होंने जो ये सर्वे रिपोर्ट दे रहे हैं इसका सैंपल प्लान क्या था। हो सकता है इन्होंने एक मोहल्ले के लोगों का सर्वे कर लिया, हो सकता है इनकी बायस टेक्निक एक ही पार्टी के लोगों का सर्वे कर लिया हो। तो उनका सैंपलिंग प्लान पे क्वेश्चन, अगर सैंपलिंग प्लान डिफेक्टिव है तो ऑफ कोर्स आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, और अगर सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा तो डेफिनेटली आपका डेटा कलेक्शन भी बायस्ड होगा, एंड देयरफॉर द एनालिसिस एंड कंक्लूजन पार्ट। तो थोड़ा सा हम इस पे फोकस कर ले रहे हैं, इस सैंपलिंग प्लान पर। अगर आप लोग बोर होइएगा तो बताइएगा, ये बहुत सिंपल चीजें हैं, लेकिन टीचर को सिंप्लीफाई ही रहना पड़ता है। सैंपलिंग प्लान की जब बात करते हैं तो जानते हैं आप इसके 5 ही इंग्रेडिएंट हैं। एक आपका सैंपल्स एरिया है, सैंपल साइज है, सैंपलिंग टेक्निक है, उसके बाद सैंपलिंग इंस्ट्रूमेंट है, देन सैंपलिंग यूनिट है। 5 इंग्रेडिएंट होते हैं। अगर इन पांचों में किसी में भी डिफेक्ट आ गया तो इतना याद रखिए आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता। सैंपल एरिया, मान लीजिए कि आपका केस स्टडी बेट है, मान लीजिए शुगर मिल्स का जैसे आप करें, तो ऑब्वियसली आपने जिस केस को लिया है वो आपका है, तो ये हो सकता है आपका क्लियर। सैंपल साइज, अक्सर मैं देखता हूं सैंपल साइज ले लिया विदाउट एनी होमवर्क। देयर मस्ट बी अ प्रॉपर होमवर्क बिहाइंड द सैंपल। कोई 300 सैंपल साइज ले रहा है, कोई दो, why 200, why not 225, why not 275, why not 325? there must be complete research। क्या आपका वो सैंपल साइज एडिक्वेट है या नहीं है? अब इसके मेथोडोलॉजी क्या है कि आप जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं टू अराइव एट सैंपल साइज उनको यूज करें, जो लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं उनको, जो एक्सपर्ट्स ओपिनियन है उनको, सबका एक एवरेज ओपिनियन होता है। इट्स नॉट कि आपने थंब रूल बस कह दिया ले लिया 230। टेक्निक को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन है। जैसे कि मान लीजिए ब्रॉडली आपने कहा कि 2 तरह की टेक्निक हो गई, एक आपकी हो गई प्रोबेबिलिटी टेक्निक और एक हो गई नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक। मैं आपको आज की डेट में बता दूं तो कोई भी ऐसा सोशल सर्वे का रिसर्च नहीं हो सकता जो एक्सक्लूसिवली प्रोबेबिलिटी हो, एक्सक्लूसिवली नॉन प्रोबेबिलिटी हो। दिस इज मिक्स ऑफ दीज टू। जितनी भी टेक्निक्स होती हैं वो मिक्स में होती। जैसे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब हुआ कि ऑल द रिस्पोंडेंट्स आपके इक्वल वेटेज के। जैसे आप बैंक कस्टमर की सेटिस्फैक्शन लेवल चेक कर रहे हैं, तो जिसके पास भी बैंक अकाउंट है, मेल हो, फीमेल हो, पढ़ा लिखा हो, ना पढ़ा लिखा हो, अर्बन हो, रूरल हो, सब बराबर है आपके, जिसके पास अकाउंट हो बस, क्योंकि अकाउंट होल्डर का आप सेटिस्फैक्शन। तो प्रोबेबिलिटी में आपका क्या हुआ? स्ट्रेटाफाइड, क्लस्टर, रैंडम, ये सब। नॉन प्रोबेबिलिटी में जजमेंटल, कोटा, कन्वीनियंस, ये सब हो गए। नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब व्हेन योर रिस्पोंडेंट्स आर स्पेसिफिक, उनका वेट इक्वल ना हो। जैसे आप कोई मान लीजिए एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी का सर्वे कर रहे हैं तो आपको उनको ज्यादा वेटेज है। कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स कर रहे हैं जो एक स्पेशल कंपनी या कैटेगरी यूज करती है तो उनको आप ज्यादा वेटेज देते हैं, आप जजमेंटल हो जाते हैं, कन्वीनियंट। तो कहने का मतलब ऑल द सैंपलिंग टेक्निक्स मस्ट बी मिक्स ऑफ दीज टू, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग आप एक्सक्लूसिवली नहीं हो सकते। तो इट्स अ मिथ कि आपका सैंपलिंग टेक्निक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आप यूज कर रहे हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी हमेशा मिक्स होता है। तो ये भी बहुत क्लियरली डिफाइंड है। अगर आप स्ट्रेटाफाइड ढूंढ रहे तो आप पूरा लिखिए random। Thank you everybody, thank you so much for listening, and see I am from Lucknow, you are from that place, so we are 600-700 kilometer 800 kilometer away from us, but everyone is so well connected and we are sharing everything। I just wanted to see कि आप, मैंने आपको इसलिए मैंने, because I rarely use the PPT, so you just invest in yourself, have some gadgets and try to take such classes, and this can
Even you can do this because all of my paper are the mathematical in nature, so they can't be managed through PPT only. So I have, at the same time, I have to use the Excel, the website, money control. At the same time, I have to use the PPT, everything, audio, video, everything. And with this, by using the technology, you can improve your effectiveness and efficiency in your teaching delivery system. For a teacher, it is necessary to enrich or upgrade themselves technologically itself. Thank you, sir. So thank you very much. Thank you very much. Yes, sir. So now we are ending the session. We are closing the session. I will be looking forward. Yes, sure. Sure, sir. Yes, yes. Sure. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you to so all much. the participants. Also. Bye.